आज दिशा पूरे 1 माह बाद अपनी माँ उमा जी से मिलने अपने मायके आई हुई थी। माँ के कमरे में बैठी वह अपनी माँ से बातें करते करते धुले हुए कपड़ों की तह बनाने में उनका हाथ बटा रही थी। अपनी माँ के हाथ में जब उसने वह साड़ी देखी जो पिछले माह ही उसने अपनी माँ को गिफ्ट दी थी, तो वह चौंकते हुए बोली, अरे मम्मी, ये तो वही साड़ी है ना जो पिछले महीने मैं लेकर आई थी आपके लिए। यह साड़ी खराब कैसे हो गई? इस पर यह दूसरे कपड़े का रंग कैसे चढ़ गया? उमा जी अपनी बेटी के बात का उत्तर देते हुए बोली, अरे बेटा, पता नहीं, नव्या ने धोई थी ये साड़ी, ना जाने कैसे दूसरे कपड़े का रंग लग गया इसको। इस पर दिशा बोली, अरे ऐसे कैसे माँ? क्या भाभी को कपड़े धोना भी नहीं आता क्या? क्या अपने घर से वो कुछ भी सीख कर नहीं आई कि नई साड़ी भी ऐसे ख़राब कर दी उसने? मुझसे छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसकी माँ मुझे टोकने में सेकंड की भी देरी नहीं लगाती है, और अपनी बेटी को कुछ भी सिखा कर नहीं भेजा। हाँ, बस एक काम तो बहुत अच्छे से सिखा कर भेजा है कि फ़ोन घुमाओ और बाहर से खाना ऑर्डर कर दो। इसके सिवा कुछ और आता है उसको? बेटी के मुंह से यह सब सुन उमा जी बेटी को समझाते हुए बोली, अरे दिशा, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा। उसने कल बहुत सारे कपड़े एक साथ धोए थे तो लग गया होगा रंग किसी दूसरे कपड़े का। ऐसा नहीं बोलती हैं, वो भाभी है तेरी। एक दूसरे को मान सम्मान दो और प्रेम से रहो। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे साथ में मिलजुल कर प्रेम से रहें। दिशा ने माँ की बात सुनकर मुंह बना दिया। दिशा माँ से मिलकर शाम को वापस अपनी ससुराल चली जाती है। वापस आने पर उसके सास रमा जी उससे पूछती हैं, बेटा, सब कुशल मंगल है ना वहाँ पर? उमा जी, नव्या और दामाद जी सब ठीक है ना? और उमा जी के घुटनों का दर्द कैसा है अब? हाँ माँ जी, सब ठीक है। मम्मी की तबीयत में भी पहले से कुछ सुधार है अब, दिशा ने सास की बात का उत्तर देते हुए कहा। अगले दिन उसने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई और फिर कपड़े इस्त्री करते समय अपनी सास की साड़ी जानबूझकर चला दी और तह करके अपनी सास की अलमारी में रख दी। 2 दिन बाद जब रमा जी ने वही साड़ी पहनने के लिए निकाली तो देखा साड़ी तो जली हुई है। तो वह पूछने के लिए साड़ी दिशा के पास लेकर गई और साड़ी दिखाते हुए बोली, बेटा दिशा, परसों तुमने ये साड़ी प्रेस की थी ना, ये जल कैसे गई? तो दिशा आंखें दिखाती हुई बोली, माँ जी, ये ठीक उसी तरह जली है जिस तरह आपकी बेटी ने मेरी मम्मी की नई साड़ी पर दूसरे कपड़ों का रंग लगाकर ख़राब कर दी है। वो तो माँ जी मेरी शराफत समझिए कि मैंने तो फिर भी आपकी पुरानी साड़ी जलाई है। तो इसीलिए आप अपनी बेटी को खबरदार कर दीजिएगा कि आगे से जो करे सोच समझ कर करे। रमा जी को बहू की हरकत बिल्कुल ही भद्दी लगी, पर वह बिना बोले ही अपने कमरे में आ गई और थोड़ी देर बाद बेटी को फ़ोन लगाकर समझाते हुए बोली, बेटा नव्या, मैंने सुना है कि तुमने अपनी सासू माँ की नई साड़ी ख़राब कर दी। बेटा, ये बहुत गलत बात है। हमने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं देकर भेजे हैं। बेटा, तुम्हारे ससुर जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी सेवा करने का अवसर तो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। भगवान की दया से तुम्हें इतनी अच्छी माँ जैसी सास मिली है। भगवान उमा जी को लंबी उम्र दे। अब कम से कम तुम उनकी ही सेवा करके कुछ पुण्य कमा लो। नव्या को माँ की बातें किसी बोरिंग लेक्चर जैसी लग रही थी। उसने जम्हाई लेते हुए कहा, ठीक है माँ, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। आप अपना और पापा का ख्याल रखिएगा माँ, और अगर भाभी ने कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो मुझसे छुपाइएगा मत, ठीक है माँ? बेटे की बात का उत्तर देते हुए रमा जी बोली, बेटा, यहाँ तो सब अच्छा चल रहा है। तेरी भाभी भी मेरी बहुत सेवा करती है। बस तू अपनी गृहस्थी अच्छे से संभाल और अपने पति और सास की खूब सेवा कर और अपना भी ध्यान रख। चल, अब मैं बाद में फ़ोन करती हूँ तुझे। बेटी को बड़े प्यार से समझा के रमा जी ने फ़ोन रख दिया। ये कहानी है 2 परिवारों की। एक परिवार उमा देवी जी और मोहनलाल जी का है और दूसरा परिवार रमा देवी जी और कमलनाथ जी का है। उमा जी और मोहन जी के 2 संतानें हैं, बड़ा बेटा नितिन और छोटी बेटी दिशा। वहीं रमा जी और कमलनाथ जी के भी 2 संतानें हैं, एक बेटा ध्रुव और बेटी नव्या। नितिन की पत्नी नव्या और ध्रुव की पत्नी दिशा हैं। इन चारों लोगों की शादी को अभी मात्र 6 महीने ही हुए हैं। तो बात है 6 माह पहले की, जब दिशा के मौसा जी ने दिशा की ग्रेजुएशन होने के बाद उसके रिश्ते के लिए ध्रुव का नाम सुझाया था।
ध्रुव अच्छी कदकाठी वाला एक सीधा साधा समझदार लड़का है और उसका अपना फर्नीचर का शोरूम है। उसके पिता कमलनाथ जी एक सरकारी कर्मचारी थे, परंतु ध्रुव को जॉब से ज़्यादा बिजनेस में रुचि थी। इसीलिए उसने पहले प्राइवेट जॉब करके काफ़ी अच्छी खासी रकम जमा की और फिर बड़ी मेहनत और लगन से अपना खुद का फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया, जिसमें भगवान ने उसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दी। ध्रुव और उसके घर का वातावरण दिशा के माता पिता को बहुत पसंद आया और साथ ही साथ पसंद आई ध्रुव की छोटी बहन नव्या भी। वह एक नटखट स्वभाव वाली लड़की थी। उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वह अब इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग ले रही थी। तो उमा जी और मोहन जी ने सोचा कि क्यों ना एक तीर से दो निशाने भेज दिए जाएं। उधर रमा जी और कमलनाथ जी को भी अपने बेटे ध्रुव के लिए दिशा जैसी पढ़ी लिखी और सर्वगुण संपन्न लड़की एकदम सुयोग्य लगी। दिशा एक सुंदर नाक नक्श परंतु तेज दिमाग वाली बुद्धिमान लड़की थी, जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद अपनी माँ से घर गृहस्थी का सारा काम सीख कर अब हर काम में, जैसे खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई में माहिर हो चुकी थी। और साथ ही साथ उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया हुआ था। साथ ही रमा जी और कमल जी ने नव्या के रिश्ते के लिए भी हाँ कर दी, यह सोचकर कि नितिन जैसा अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, क्योंकि नितिन भी काफ़ी समझदार और विनम्र स्वभाव का था और साथ में एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत था। और फिर सबने सोचा कि दो दो रिश्तेदारी होंगी तो दोनों परिवारों का रिश्ता आपस में और अधिक अटूट हो जाएगा। इसीलिए ध्रुव का रिश्ता दिशा और नितिन का रिश्ता नव्या से कर दिया गया और इस तरह चारों का विवाह एक ही मंडप में बड़ी ही धूमधाम और विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। दुर्भाग्यवश शादी के 2 माह बाद ही मोहनलाल जी अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण भगवान को प्यारे हो गए। उनकी इस तरह अचानक मौत से दोनों परिवारों में जैसे मातम छा गया और पति की मौत से सबसे ज़्यादा दुखी उमा जी थी। उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, परंतु नितिन, नव्या, दिशा, ध्रुव और उमा जी ने सबने मिलकर उन्हें संभाला और वापस से जीवन की राह दिखाई। अब वापस दोनों परिवारों का जीवन सामान्य हो चुका था, परंतु एक बात थी जो उमा जी और रमा जी को खटक रही थी, वो ये कि धीरे धीरे दिशा का व्यवहार रमा जी के साथ और नव्या का व्यवहार उमा जी के साथ कुछ बदल सा गया था। बल्कि अब तो कहीं ना कहीं ध्रुव और नितिन को भी ये बात खटकने लगी थी। शादी के बाद नव्या और दिशा दोनों का व्यवहार अपने अपने सास के साथ ठीक ही था, परंतु नव्या बहुत ही फूडी थी। उसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक था, पर खाना बनाने का बिल्कुल भी नहीं था। किचन के काम से तो वो ऐसे दूर भागती थी जैसे किसी ने उसे पहाड़ ढोने को बोल दिया हो। इसी कारण वे खाना ना बनाकर जब मौका मिलता बाहर से ऑर्डर कर देती। कई बार वह उमा जी से खाना बनाने के लिए नौकरानी रखने के लिए बोलती। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो नौकरानी लगी हुई थी, परंतु उनके घर का रिवाज नौकरानी से खाना बनवाने का नहीं था। इसके चलते या तो उमा जी खाना अभी भी खुद से बनाती या कभी कभी मजबूरन नव्या को ही बनाना पड़ता था। बस इसी बात पर नव्या अपनी सास से चिढ़ने लगी और उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगी। नव्या के होते हुए भी उमा जी का खाना बनाना और नव्या का उमा जी के साथ बुरा बर्ताव करना दिशा को बहुत अधिक खलने लगा। इसी कारण उसने नव्या के लिए अपने मन में ईर्ष्या पाल ली और नव्या को देखा देखी वह भी रमा जी के साथ बुरा बर्ताव करने लगी। और इसी तरह दो दो रिश्ते होते हुए भी दोनों एक दूसरे की जान की दुश्मन बन बैठी, परंतु अभी तक पानी सर के ऊपर नहीं गया था। इसीलिए सब लोग दिशा और नव्या को प्यार से ही समझा रहे थे। आज भी रात में नव्या नितिन से शिकायत करते हुए बोली, आपकी बहन को मुझसे आखिर दिक्कत क्या है? नितिन बोला, यह कैसे बात कर रही हो नव्या? मेरी बहन मतलब? वह तुम्हारी भाभी भी है। इस पर नव्या बोली, हाँ तो होगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता भी है उसने आज कैसी नीच हरकत की है। मेरी ही माँ से मेरी चुगली की है आज उसने। मन तो हुआ कि पूछूं माँ जी से कि क्या यही संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को, कि माँ बेटी के बीच चुगली करके आग लगाओ। नितिन ने काम करके अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, क्या यार नव्या,
तुम देख नहीं रही कि मैं ऑफिस से आकर कितना थक गया हूँ। प्लीज़ यार नव्या, मुझे ये सब बता के परेशान मत किया करो। देखो, तुम औरतों का जो भी है आपस में ही सुलझा लिया करो। और ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ा अकल से काम लो नव्या, दोनों घर तुम्हारे अपने ही हैं यार। पति के बात पर नव्या चिढ़ते हुए बोली, आप तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। नव्या और नितिन दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर सो जाती हैं। उधर दिशा ध्रुव के कान भरते हुए कहती है, आपकी माँ को अपनी बेटी की गलती तो कभी नहीं दिखाई देती और मेरी गलती गिनवाने के लिए हमेशा मेरे सर पर खड़े रहती हैं। मैं यहाँ घर का सारा काम करती हूँ, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती हूँ आप लोगों को, और वहाँ आपकी बहन खुद तो बाहर से ऑर्डर करके खा लेती है, किचन के काम को हाथ भी नहीं लगाती है। उसके होते हुए मम्मी को ही खाना बनाना पड़ता है। आप अपनी बहन को समझा लीजिए कि कर्मा हिट्स बैक। अगर वो वहाँ खाना नहीं बनाएगी तो इधर मैं भी कल से खाना तो क्या चाय तक नहीं बनाऊंगी। सब कुछ आपकी बहन की तरह बाहर से ही ऑर्डर करूंगी। पत्नी की इतनी कड़वी बातें सुन ध्रुव हैरान रह गया और उसे समझाते हुए बोला, दिशा, मुझे नहीं पता कि तुमने कब और क्यों अपने मन में इतना जहर भर लिया है और तुम किसी और की वजह से अपनी अच्छी आदतें क्यों बदल रही हो। इस पर दिशा बोली, बात आपकी बहन की हो रही है इसीलिए लेक्चर दे रहे हो, है ना? ध्रुव, देखो, जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल भी पाएगा, फिर चाहे तुम हो या मेरी बहन। तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हारी गृहस्थी और तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा और नव्या के अच्छे बुरे कर्मों का फल उसे मिलेगा। बाकी तुम खुद समझदार हो दिशा, ज़रा सोचो कि इतनी विष तुमने अपने मन में किसके लिए भरा है। हम सब आखिर एक ही तो परिवार के लोग हैं। अगले दिन दिशा ने अपनी माँ को फ़ोन किया तो उसे पता चला कि नव्या ने जिम ज्वाइन किया है। बस फिर क्या था, इधर दिशा भी रमा जी से जिम ज्वाइन करने का पूछने चल दी और बोली, माँ जी, मैं कल से काका नगर वाला जिम ज्वाइन कर रही हूँ। रमा जी, बेटा, तुम तो पहले ही इतने फिट हो, तुम्हें जिम ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? सास की बात पर दिशा मुंह बनाते हुए बोली, जब मेरी माँ आपके बेटी को जिम की परमिशन दे सकती है तो आप मुझे क्यों नहीं दे सकती? मतलब आपकी बेटी जिम कर सकती है पर मैं नहीं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ माँ जी? और वैसे भी मैं आपसे पूछने नहीं बताने आई हूँ। रमा जी, बेटा देख, नव्या तो अब पराई हो गई है, उससे बढ़कर तो तू है मेरे लिए अब। फिर भी तुझे ना जाने क्यों लगता है कि मैं तुझे कम और नव्या को अधिक प्रेम करती हूँ। मेरे लिए तो तुम दोनों एक ही हो बेटा। अगर तू जिम ज्वाइन करना चाहती है तो चली जा बेटा, मैंने तुझे मना तो नहीं किया। अगले ही दिन दिशा ने भी वही जिम ज्वाइन कर लिया जो नव्या ने किया हुआ था और अब दोनों के बीच में और अधिक कंपटीशन होने लगा। जो मशीन पर दिशा एक्सरसाइज कर रही होती वही मशीन नव्या को भी चाहिए होती और दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देखती। घर वापस आकर दोनों अपने अपने पति को एक दूसरे की पैर सिर पैर की बातें बता बता कर परेशान करती और साथ ही एक दूसरे की चिढ़ में अपने सास को भी बिना वजह परेशान करती। जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो रमा जी ने उमा जी को फ़ोन किया और कहा, उमा बहन, बस सोच सोच कर दोनों बच्चों की बड़ी चिंता होती है। दोनों ने एक दूसरे के लिए मन में इतना क्रोध, नफरत और ईर्ष्या पाल ली है। उमा जी रमा जी की बातों पर सहमति जताते हुए कहती हैं, हाँ रमा बहन, मैं भी यही चाहती हूँ कि इनकी नफरत के बीच में अभी तो हम दोनों ही पिस रहे हैं। अगर इन दोनों का ऐसा ही हाल रहा तो इनकी नफरत की आग में दोनों परिवार ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। दिन रात पट्टी पढ़ाते हैं हम लोग दोनों को कि हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर सम्मान का भाव ही रिश्तों को आपस में जोड़ता है, परंतु दोनों इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी नहीं समझती हैं। रमा जी, हाँ बहन, वो तो मुझे भी समझ नहीं आता कि दोनों को समझाएं तो समझाएं कैसे आखिर। वो तो शुक्र है भगवान का कि हमारे बेटों को भगवान ने इतनी अकल दी है। अगर वो लोग भी इन बेवकूफ़ों की बातों में आकर अपनी अकल खो बैठते तो ना जाने हमें कैसे कैसे दिन देखने पड़ते फिर। उमा जी, बहन, मुझे लगता है कि हमें अपने बेटों से ही इस बारे में बात करनी चाहिए, हो सकता है वही कुछ हल निकाल लें। रमा जी, सही कहा आपने। चलिए फिर मैं ध्रुव से बात करती हूँ
और आप नितिन से बात कीजिए इस बारे में। उधर रमा जी ध्रुव से दिशा और नव्या के बारे में बात करती हैं और इधर उमा जी नितिन से इस समस्या के बारे में बताती हैं। तो माँ की बात सुन नितिन बोलता है, अरे माँ क्या बताऊँ, मैं तो खुद नव्या की इन जहरीली बातों से तंग आ गया हूँ। इतना समझाता हूँ उसको पर लगता है कि उसकी अकल घास चढ़ने चली गई है, और साथ में दिशा की भी। माँ दिशा तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, मुझे तो अपनी बहन से कभी ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। पर देखो आज दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनी बैठी हुई हैं और गेहूं के साग पे हम लोग खून की तरह पिस रहे हैं। उमा जी, बेटा इसीलिए तो तू ही कुछ उपाय सोच कि अब कैसे इन दोनों को सही रास्ते पर लाया जाए। नितिन, मम्मी आप चिंता ना करो, हम मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। अब आप जाकर आराम कीजिए। इधर नितिन माँ को तसल्ली देकर सोने के लिए भेज देता है। उधर ध्रुव भी अपनी माँ को सांत्वना देकर चिंता ना करने के लिए कहता है। तभी उसके पास नितिन का फ़ोन आता है। नितिन दिशा और नव्या के बारे में बात करते हुए कहता है, ध्रुव हम दोनों तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, परंतु इन दोनों की ईर्ष्या का सबसे बुरा असर हमारी माँ पर पड़ रहा है। इधर नव्या मम्मी को तंग करती है, उधर दिशा माँ जी के साथ बुरा बर्ताव करती है। इसीलिए दोनों को सबक सिखाने के लिए अब हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ध्रुव, हाँ भाई, सोच तो मैं भी यही रहा था, तो फिर बताओ कुछ उपाय कि क्या करना है। नितिन, मेरे पास एक अच्छा आइडिया तो है, परंतु वो मैं ऐसे फ़ोन पर नहीं बता सकता। इसके लिए हम सबको एक मीटिंग रखनी पड़ेगी और इन दोनों लड़कियों को उस मीटिंग की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। पिताजी, माँ जी, मम्मी, तुम और मैं, हम सब लोग संडे को इन दोनों के जिम जाने के बाद सनशाइन होटल में मिलते हैं। वहीं पर मैं सब लोगों को अपना प्लान बताऊंगा। ध्रुव, ठीक है नितिन, मैं माँ और पिताजी को मीटिंग के बारे में बता दूंगा और तुम भी माँ जी को इन्फॉर्म कर देना। नितिन ने उमा जी को और ध्रुव ने अपने माता पिता को मीटिंग के बारे में बता दिया। संडे को इधर दिशा के जिम जाने के बाद ध्रुव अपने माता पिता को लेकर और उधर नव्या के जिम जाने के बाद नितिन उमा जी को लेकर सनशाइन होटल में मीटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। सबके सब सनशाइन होटल के रूम में आ जाते हैं। सबने एक दूसरे का अभिवादन किया और बैठ गए। अच्छा सब ये बताओ क्या क्या ऑर्डर करूं, क्या खाओगे? नितिन ने सबसे पूछा। बेटा हमारा पेट तो फुल है फिलहाल, तो बस कॉफ़ी ऑर्डर कर दे, कॉफ़ी पीते पीते ही डिस्कस करेंगे, कमल जी ने कहा। आज हम लोगों को इस होटल के रूम में मीटिंग रखनी पड़ी है क्योंकि ये मीटिंग घर में संभव नहीं थी। दिशा और नव्या इस टाइम जिम जाती हैं, लेकिन वो तो अपनी मर्ज़ी से कभी भी आ जाती हैं, उनका कोई टाइम टेबल तो है नहीं। इसीलिए मैंने 1 घंटे के लिए यह रूम बुक किया है। यहाँ हम आराम से अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं। नितिन ने सबकी तरफ देखते हुए बोला तो ध्रुव भी बोला, हाँ अब बस बहुत हो गया, ऐसा कब तक चलेगा? हम अपने व्यवसाय पर ध्यान दें या उन दोनों की चिक पर? बेटा इसीलिए तो आज यह मीटिंग रखी है ताकि आपस में डिस्कस करके कुछ हल निकाला जाए, रमा जी ने कहा। तो कमल जी भी बोले कि आज की युवा पीढ़ी को हो क्या गया है आखिर, अपने ही मन की करती है, बड़ों का कहाँ मानना तो दूर, ऐसा लगता है जैसे इनकी आंखों में मिर्च डाल दी हो, कुछ भी समझाओ तो समझ नहीं आती। फिर उमा जी भी कमल जी की बातों में बात मिलाते हुए बोली, कितना भी समझाओ समझने की कोशिश ही नहीं करते, उल्टा हमें ही पाठ पढ़ाने बैठ जाते हैं। अभी इनका ये हाल है तो आगे सारा जीवन पड़ा है, अभी तो हम जीवित हैं, हमारे बाद क्या होगा? दोनों में ज़रा भी प्यार नहीं है और इसी कारण वह हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार करती हैं। कल दिन हम नहीं रहे तो दोनों लटकट कर ही मर जाएंगी और फिर इनकी संतानों में भी नफरत ही रहेगी। हमें अपने जीते जी ही इनका मिलाप करवाना है ताकि हमारे बाद भी यह प्रेम से रह सकें और इनकी संतानें भी आपस में प्रेम से रहें। इसी बात पर कमल जी बोले, मुझे लगता है कि हमसे गलती हो गई है एक ही घर में विवाह करके, हो सकता है अलग अलग घर में विवाह करते तो ऐसा ना होता। फिर रमा जी ने उत्तर दिया, लेकिन होने को कौन टाल सकता है और भगवान ने इन्हें एक दूसरे के लिए बनाया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उमा जी बोलती हैं, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, चलो अब जो भी है आगे का सोचते हैं, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, बस हम सब लोगों को संयम से काम लेना पड़ेगा। लेकिन अब सोचो तो सही करना क्या है, इन दोनों को सही रास्ते पर कैसे लाना है? ध्रुव ने सबकी बात काटते हुए कहा।
हाँ, उसी के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरे माइंड में एक आइडिया है, अगर आप सब लोगों की सहमति हो तो हम उस आइडिया से इन्हें सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। नितिन ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा। फिर ध्रुव बोला, हाँ भाई, इन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, लेकिन आइडिया बड़ा सॉलिड होना चाहिए जो दोनों सीधी हो जाएं। आइडिया बड़ा सॉलिड ही है, लेकिन सब सहमत होंगे तो ही वो आइडिया काम में लेंगे। हाँ बेटा, तुम आइडिया तो बताओ, क्या सोचा है तुमने? उमा जी, रमा जी और कमल जी एक साथ बोले। नितिन सबको अपना आइडिया बता देता है, तो पहले इस आइडिया पर थोड़ी बहस होती है, फिर सबकी सहमति बन जाती है और सब हाथ मिलाते हैं और होटल से निकल जाते हैं। बारी बारी कर सब घर आ जाती हैं, जिससे नव्या और दिशा को ज़रा भी शक नहीं होता, क्योंकि अभी वे जिम से दोनों आई नहीं थी। सबके आने के 10 मिनट बाद ही दोनों आती है, तो दोनों को पता ही नहीं चलता है कि परिवार में उनके खिलाफ यह क्या खिचड़ी पक रही है उन्हें लेकर। अगले दिन अपनी अपनी बहू के सामने उमा जी और रमा जी के पास फ़ोन आता है। नमस्ते बहन जी, सब ठीक है? रमा जी, नमस्ते बहन जी, हाँ यहाँ सब ठीक है। वहाँ सब कैसे हैं? यहाँ भी सब अच्छे हैं। उमा जी, बहन जी अमरनाथ यात्रा जा रही हैं, मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए हम भी श्रीनगर चलते हैं। अमरनाथ जाकर भगवान शिव के दर्शन भी कर लेंगे तो मन भी अच्छा हो जाएगा। रमा जी, हाँ कह तो ठीक रही हो, लेकिन घर में 100 काम होते हैं, यहाँ निकलना कहाँ है? उमा जी, काम तो सारी ज़िंदगी के हैं, अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल लो बहन जी, उम्र होने लगी है, फिर किस उम्र में जाएंगे? रमा जी, ठीक है बहन जी, मैं कमल जी और बच्चों से बात करती हूँ। उमा जी, ठीक है बहन जी। सास की बातें सुन नव्या और दिशा के कान खड़े हो जाते हैं। अपनी सास की बात सुन नव्या अपने कमरे में आकर अपनी माँ रमा जी के पास फ़ोन करती हैं। नव्या, हाँ मम्मी, तुम नहीं जा रही हो क्या? तुमने माँ जी को मना क्यों किया है? माँ जी घूमने जाएंगी और तुम घर में बैठकर काम करोगी? अपनी सारी तैयारी कर लो जाने की और मज़े करके आओ। रमा जी, बेटा तेरे पापा और भाई से तो बात कर लो पहले। नव्या, अरे पापा और भैया क्या बोलेंगे? और पापा तो आपके साथ ही जाएंगे ना। रमा जी, बेटा बोलेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन पूछना तो पड़ता है ना। ठीक है मम्मी, फिर मैं बाद में फ़ोन करूँगी पूछने के लिए। इधर दिशा भी मन ही मन खुश हो रही थी कि मेरी सास कुछ दिन को घर से टलेगी तो सही, और मेरी माँ कुछ दिन मज़े तो करेगी। तो सास को बोलती हैं, अरे माँ जी आप जाइए ना मम्मी के साथ, आप लोग कहीं जाते भी नहीं हैं, अपने जीवन का भरपूर आनंद लीजिए ना। रमा जी, हाँ बेटा चले जाएंगे, आज ही बात करती हूँ ध्रुव और तेरे पापा जी से। रात में रमा जी कमल और ध्रुव से भी बात कर लेती हैं, तो ध्रुव कहता है, ठीक है माँ, आप और पापा जी चले जाइए कुछ दिन के लिए, वहाँ जाकर खूब एंजॉय करके आइए, खूब मज़े करना। रमा जी खुश होती हैं, तभी नव्या का फ़ोन फिर से आता है पूछने के लिए कि क्या रहा है। रमा जी कहती हैं, हाँ बेटा, तो उमा जी को बता दे कि हम भी साथ जा रहे हैं अमरनाथ। ठीक है मम्मी। नव्या अपनी सास को बता देती है, तो उमा जी खुश हो जाती हैं और नव्या से कहती हैं, बेटा तो सारी तैयारी करा दे, ज़रा मेरी पैकिंग करा देना। तो नव्या कहती है, माँ जी आप खुद कर लीजिए, मुझे बड़े काम हैं। उसके बाद सुन उमा जी मन मार के चुप हो जाती हैं। अगली सुबह नव्या अपनी माँ की पैकिंग कराने अपने घर जाती हैं, तो रमा जी उसे कहती हैं कि बेटा तेरी सास भी तो जा रही है ना, उन्हें ज़रूरत है तेरी, उनकी तैयारी करा तू। मेरे साथ तो तेरे पापा भी हैं, उनके पास तो कोई भी नहीं है, उनके बेटी भी हमारे घर में है और बहू भी आ गई है। नव्या, मम्मी वो तो खुद कर लेती हैं। इतना बोलकर अलमारी से उनके कपड़े निकालने लग जाती है, तो रमा जी दिशा को उसके माँ के पास भेज देती हैं। दिशा अपनी माँ की सारी तैयारी करा देती हैं, सारी सबकी तैयारी हो जाती है। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सबकी सुविधा थी। ध्रुव अपने माता पिता के अकाउंट में अच्छी खासी रकम जमा करा देता है, वहीं नितिन अपनी माँ के अकाउंट में भी बड़ी रकम जमा करा देता है और बोलता है, माँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या और पैसे चाहिए हो तो एक कॉल कर देना बस। उमा जी अपने बेटे के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देती हैं। सब के सब अपनी गाड़ी से श्रीनगर के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी में बात करते हैं, चलो कुछ दिन को चैन की ज़िंदगी तो जिएंगे हम। वैसे भी दिशा और नव्या ने चिक चिक कर हमारा दिमाग ख़राब कर दिया था। बातें करते करते सबका सफ़र अच्छे से बीत जाता है। सब श्रीनगर पहुंच जाते हैं।
उधर दिशा और नव्या अपने अपने सास के जाने से बहुत खुशी मना रही थी। हर घंटे में कुछ न कुछ ऑर्डर करती और टीवी देखते हुए खाती। उनके पति तो अपने अपने काम में व्यस्त रहते। अब वह दोनों घर में अकेली थी। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई न था। अपने मन की करती। अपने मन की तो सास माँ के सामने भी कर सकती थी, लेकिन अकेले में उन्हें जो मज़ा आता है वो सास के साथ कहाँ। उन्हें गए हुए 10 दिन हो चुके थे। फिर एक दिन दोनों के घर लैंडलाइन पर फ़ोन आया। उधर से सही से आवाज़ नहीं आ रही थी। दिशा और नव्या हेलो हेलो करती रही। फ़ोन कट गया। फिर से दोनों के पास अलग अलग उसी नंबर से फ़ोन आया। हेलो, क्या आप कमल जी के घर से बात कर रहे हैं? दिशा, हाँ जी मैम, आपके घर वाले जिस होटल में रुके थे मैं वहाँ का मैनेजर बात कर रहा हूँ। आपके घर वालों की गाड़ी खाई में गिर चुकी है, जिसका ज़रा भी नामो निशान नहीं बचा है। यही बात नव्या को भी फ़ोन पर उसे मैनेजर ने बताई। ये खबर सुनते ही दोनों के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर पड़ा और दोनों को चक्कर आ गया। दोनों के पति भी घर पर नहीं थे। दोनों ये खबर सुनते ही पागल सी हो गई। उन्होंने अपने अपने पति को फ़ोन लगाया और रोने लगी। दोनों के पति अचानक उनके रोने की आवाज़ सुनकर घर आ चुके थे। दोनों अपने पति से मिलकर बहुत रोई। उन्हें होश नहीं आ रही थी। दोनों के पति ने संभाला और नितिन नव्या को लेकर अपनी बहन दिशा के ससुराल और नव्या के मायके चला जाता है। जैसे ही दिशा ने अपने भाई भाभी को देखा और नव्या ने अपने भाई भाभी को देखा, एक दूसरे से लिपट कर सब बहुत रोए। दोनों ननंद भाभी एक दूसरे से लिपटी हुई बहुत रो रही थी और बोले जा रही थी, हमने अपने माता पिता को खो दिया। दिशा बदहवास हालत में बोली, पापा भी छोड़कर चले गए थे, मम्मी भी चली गई, सास माँ भी छोड़कर चली गई। मुझसे बदनसीब औरत कोई और हो ही नहीं सकती। मैंने भी माता पिता, सास माँ सबको खो दिया। एक ही झटके में हम सब अनाथ हो गए हैं। हमें जाने क्यों दिया उन्हें वहाँ। नव्या भी पागलों वाली हालत में बोल रही थी। ध्रुव ने रोते हुए अपनी बहन को संभाला। नितिन ने रोते हुए अपनी बहन को संभाला। कभी अपनी सास को प्यार नहीं किया हमने। हमेशा एक दूसरे के कंपटीशन में अपनी अपनी सास पर अपनी जलत निकालते रहे। आज भगवान ने भी हमारे साथ ऐसा कंपटीशन खेला कि हमारी माँ सास माँ को एक साथ ले लिया। दोनों बदहवास हालत में बोले जा रही थी। उनके पति ने उन्हें पानी पिलाया और एक एक नींद की गोली देकर सुला दिया। अगले दिन भी दोनों बहुत ज़्यादा रोई। नितिन ने ध्रुव से कहा कि इन्हें सामान्य होने में अभी समय लगेगा, अभी हम सब साथ ही रहेंगे। तो वे सब एक साथ रहने लगे। फिर 5 दिन बाद अचानक पता चलता है कि दिशा माँ बनने वाली है। यह खबर सुन ननंद भाभी फिर से गले मिलकर रोई। फिर उसके 3 दिन बाद पता चला नव्या भी दिशा को अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। तो भी दोनों बहुत रोई। अगले दिन जब दोनों को सामान्य हुई तो घर के काम में लग गई। दिशा अपनी सास की अलमारी में घुसी तो उनकी वही जली हुई साड़ी उसके ऊपर गिर पड़ी, जिसे उसने नव्या को सबक सिखाने के लिए जलाई थी। उस साड़ी को देख देख कर अपने सीने से लगाकर बहुत रोने लगी। उधर नव्या किचन में थी। उसकी मम्मी का लाया हुआ एक बड़ा सा कॉफ़ी मग, जिसे देखकर नव्या बड़ी खुश हुई थी और अपनी मम्मी को चूम रही थी। उस पर नज़र पड़ी तो मम्मी को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं उसे अपनी सास माँ भी याद आ गई। वो किचन में नीचे बैठ बहुत रो रही थी। उधर दिशा अपनी माँ और सास माँ को याद कर बहुत रो रही थी। घर कितना सूना हो गया है एक साथ तीनों लोगों के जाने से। घर की दीवारें भी मानो चीख मार कर रो रही हैं। आज समझ आ गया है कि माता पिता ही घर की शान होते हैं। माता पिता से ही घर में रौनकें होती हैं। माता पिता ना हो तो घर घर नहीं खंडर लगता है। अब खाना खाने को बार बार कौन कहेगा? अब गलत बात पर डांट कौन लगाएगा? अब प्रेगनेंसी में ख्याल कौन रखेगा? बस यही सब बातें दोनों के कानों में गूंज रही थी। फिर नितिन और ध्रुव आए तो उन्होंने उन्हें सांत्वना दी। अगले दिन उनके मेडिकल चेकअप थे। दोनों क्लिनिक पर गई। वहाँ एक सास अपनी बहू के चेकअप के लिए आई हुई थी। उन दोनों सास बहू का प्यार देख दिशा और नव्या भावुक हो उठी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह एक दूसरे को संभाला और चेकअप के बाद घर आ गई। दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रही थी। इतना प्यार हो चुका था दोनों में कि नितिन और ध्रुव उन्हें देखकर हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखा ताकि माता पिता की आत्मा को शांति मिले। वे अपने पोता पोती नाती नातिन नहीं देख पाए तो हमें अपना और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना है ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ पैदा हों। इसी उम्मीद के साथ वे दोनों एक माँ और एक सास की तरह एक दूसरे का ख्याल रख रही थी।
दोपहर के 3 बजे थे। दोनों बरामदे में बैठी हुई एक दूसरे के सर में तेल लगा रही थी। तभी डोर बेल बजती है। नव्या खड़ी होकर गेट खोलने गई। उसने जैसे ही गेट खोला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बिजलियाँ ऐसे टूट रही थी मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। उसके सामने उसके माता पिता और सास खड़े थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं जोरों से चिल्लाई, भाभी। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर दिशा डरती हुई आई। उसने भी सामने देखा तो हक्की बक्की रह गई। दोनों कुछ बोल पाती उससे पहले उन तीनों ने उन्हें सीने से लगा लिया। दिशा और नव्या फूट फूट कर रोई। तीनों उन दोनों को अंदर लाए और उन्होंने चुप किया। अपने माता पिता को जीवित पाकर वह खुशी और दुखी दोनों के आंसू बहा रही थी। उन दोनों के मन में हजार सवाल खड़े हो चुके थे। उन्होंने पूछना चाहा, किंतु तीनों ने यह कहकर बात टाल दी कि बेटा बस इसके बारे में हमसे कुछ भी मत पूछना। बस भगवान का शुक्र अदा करो, आज हम फिर से तुम्हारे सामने खड़े हैं। फिर से दोनों उनके सीने से लग गई। नितिन और ध्रुव भी अपने माता पिता को जीवित देख खुशी से झूम उठे और पूरे 5 दिन बाद नितिन और नव्या अपनी माँ को लेकर अपने घर चला गया। जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर आने लगी। फिर एक दिन सनशाइन होटल के उसी रूम में कमल जी, रमा जी, उमा जी, नितिन और ध्रुव ने दिशा और नव्या के मिलाप की खुशी सेलिब्रेट की। लेकिन दोनों माएँ कुछ परेशान होकर बोली कि हमारे बच्चों ने पूरे 1 महीना हमारी जुदाई का गम झेला है, उधर हम भी इसी गम में रहे। अगर इस हालत में उन्हें कुछ हो जाता तो हम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाते। तो इस बात पर नितिन, ध्रुव और कमल जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि उन्हें कैसे कुछ हो सकता था। हमने एक अच्छी पहल के लिए कदम उठाया, उनका मिलाप कराया। जो कल एक दूसरे को नज़र भर देखती भी नहीं थी, आज एक दूसरे की नज़रों से ओझल होते हुए भी डरती हैं। तो इस अच्छे कर्म के लिए भगवान भी तो इसमें हमारा साथ देता। और तुम देखना माँ, हमारे बच्चे भी एकदम स्वस्थ पैदा होंगे। इस बात पर सब एक दूसरे की ओर मुस्कुराने लगते हैं और घर वापस आ जाते हैं। 8 महीने बाद 10-10 दिन के गैप से दिशा बेटे और नव्या बेटी को जन्म देती है। बच्चे एकदम स्वस्थ थे। घर में चारों ओर खुशी ही खुशी थी। 2-2 बच्चे आने की खुशी में घर में पूजा रखवाई गई। फिर बड़े पैमाने पर पार्टी रखवाई जिसमें सब रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त सबको बुलाया गया। नव्या और दिशा दोनों साथ साथ थी। दोनों सेम ड्रेस पहनी थी और बच्चों को भी सेम कलर की ड्रेस पहना रखी थी। अब सब काम एक दूसरे को बताकर अपनी अपनी सास माँ की देख रेख में करती थी। सास बहू, सास दामाद, ससुर बहू, ससुर दामाद, माता पिता, बेटा बेटी, एक ही परिवार में इतने रिश्ते जुड़े हुए थे। सब में इतना अधिक प्रेम देखकर पार्टी में आए सभी लोग बस यही बोले जा रहे थे कि परिवार हो तो ऐसा, जिसे सुन पूरा परिवार खुशी से फूले नहीं समा रहा था। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।